everyone, welcome to Middle Row and welcome to class 9 chemistry। तो आज के क्लास में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज हम व्हाइट बोर्ड में नहीं पढ़ेंगे, आज हम पीपीटी में पढ़ेंगे क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पीपीटी में थोड़ा आसान रहेगा पिक्चर्स के साथ आपको बताना, ठीक है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बोर्ड की बिल्कुल हम कमी महसूस नहीं होने देंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है और पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब देखो, ये तो हमें बचपन से ही पता है कि जो मैटर है वो 3 स्टेट्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा जानने वाले हैं और उनका कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो मैं चाहूंगी कि तुम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट का जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है वो डायग्राम्स तुम देखो, ठीक है। ये जो डायग्राम्स मैंने दिया है वो तुम डायग्राम्स पहले देखो, वीडियो पॉज करो, देखो अच्छे से देखो और खुद ही समझने की कोशिश करो क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब सॉलिड स्टेट पे आते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हम क्या देख सकते हैं कि अगर ये हमारा यूनिट एरिया है, ठीक है, ये बताया गया है कि यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मतलब ये जो ब्लैक वाली चीज है ना, ब्लैक ब्लैक जो छोटे छोटे राउंड राउंड है, वो है हमारे पार्टिकल्स, ठीक है। और जो उनके बीच में व्हाइट व्हाइट है जिसमें हमने रेड मार्क किया है, वो है हमारे पार्टिकल्स के बीच का गैप। अच्छा, अब तुम सॉलिड में अच्छे से देखो, एक यूनिट एरिया में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और उनके बीच में गैप बहुत ही ज्यादा कम है, दिखाइए। हाँ, तो अब और एक चीज तुम्हें इसमें नोटिस करनी है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना, ऐसा लग रहा है किसी ने उनको पूरे लाइन से खड़ा कर दिया, नहीं? मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट एरिया बहुत ज्यादा होता है, दूसरी चीज जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डरली अरेंज रहते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो अभी के लिए तुम्हें याद रखना है सॉलिड स्टेट से। नेक्स्ट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? तो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं यूनिट एरिया में। देखो, सॉलिड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो लिक्विड का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है यूनिट एरिया में वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इतनी सी जगह से हम थोड़े पार्टिकल्स हटा देंगे तो क्या होगा? गैप बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यूनिट एरिया में लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि लिक्विड के पार्टिकल्स कम है सॉलिड से और फिर भी वो बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो उसके पार्टिकल्स भी कम होते हैं, दूसरा वो बहुत रैंडमली अरेंज्ड भी होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से उसके पार्टिकल अरेंज नहीं होते, बल्कि बहुत ही ज्यादा रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू आवर गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में तुम देखोगे कि हमारा जो यूनिट एरिया है वहां पे तुम्हें शायद गिने चुने 6 पार्टिकल्स दिख ही जाए, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि गैसियस स्टेट के यूनिट एरिया में पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। मतलब इतनी सी जगह पे सॉलिड के इतने ज्यादा पार्टिकल्स है, लिक्विड के भी सॉलिड से कम है लेकिन अच्छे खासे पार्टिकल्स है, लेकिन गैसियस स्टेट के नेग्लिजिबल पार्टिकल्स है और सिर्फ स्पेस ही स्पेस है यूनिट एरिया में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। और अरेंजमेंट की तो बात ही भूल जाओ, एक इधर बिखरा पड़ा है एक उधर बिखरा पड़ा है, ऐसा सीन है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, लास्ट वाली क्लास में हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या होता है? अगर दो अलग अलग तरह के मैटर हमारी बिना हेल्प के अपने आप मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। तो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। मैंने बोला था चेयर पे बैग रख दोगे, चेयर और बैग एक नहीं हो जाएंगे, मतलब दो सॉलिड्स कभी एक डिफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तुम कितने भी छोटे छोटे सॉलिड्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट और सैंड ले लो, दोनों को मिक्स करने की कोशिश करो, वैसे तो लगेगा कि मिक्स हो गया पर तुम आराम से उनको अलग कर सकते हो, बता सकते हो कि ये सैंड है और ये सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉलिड के दो पार्टिकल्स कभी डिफ्यूज नहीं होते हैं। नाउ कमिंग टू लिक्विड। अच्छा, लिक्विड में
सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही बहुत अच्छी तरह से डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि तुमने देखा होगा, मतलब देखा क्या होगा, हमेशा हमें पता ही है कि जो हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है वो उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जीने के लिए। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन पानी से लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पानी में डिफ्यूज हो चुका है, तभी ना वो ऑक्सीजन ले रहा है। हमने तुमने जाकर तो मिलाया नहीं है वहां पे पानी में ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी पानी में डिफ्यूज हो चुका है। वही ऑक्सीजन से वो बाकी हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो जिंदा है। ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में तुम ये बोल सकते हो कि एक गैस दूसरे गैस के साथ बहुत ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होता है। लिक्विड स्टेट के साथ गैस, सॉलिड, लिक्विड डिफ्यूज होते हैं, पर उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है। लेकिन गैसियस स्टेट में ऐसा नहीं है। गैसियस स्टेट में एक गैस दूसरे गैस के साथ जब डिफ्यूज होता है तो उनका जो स्पीड ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है। चलो, यहाँ तक के लिए ठीक था। अब हम एक कंपैरिजन देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। तो पहले मैंने यहाँ पे जो है तुम्हारे प्रॉपर्टीज लिख लिए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे तुम्हारे प्रॉपर्टीज लिख लिए हैं और यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस लिखा है। तो इस प्रॉपर्टी में इनकी ये कैसे वो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं हम वो देखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब क्या होता है? इंटर पार्टिकल भी बोल सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर भी बोल सकते हो। इट्स नथिंग बट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स और द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो मैंने जैसे बोला था कि सॉलिड में एक यूनिट एरिया में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रहते हैं तो उनके बीच में गैप कम रहता है, एकदम ही कम रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लीस्ट लिखा है। लिक्विड की जब मैंने बात की थी तब मैंने बताया था कि सॉलिड से कम पार्टिकल्स रहते हैं और सॉलिड से कम पार्टिकल्स रहने की वजह से यूनिट एरिया में गैप उनका बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ग्रेटर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस। और गैसेस में तो मैक्सिमम रहता है, मैंने तुम्हें जैसे बताया ही था कि 6 ही पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, तो नेग्लिजिबल पार्टिकल्स है और स्पेस ही स्पेस है यूनिट एरिया में। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब क्या? पार्टिकल के बीच का गैप, पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, अब मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में या लास्ट लेसन में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, तो मैंने तुम्हें बताया था, हमने एग्जाम्पल भी लिया था चॉक पीस, रबर बैंड और आयरन नील का। तो देखो यार, ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से चिपके हुए हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम है। इसका मतलब ये है वो एक दूसरे से क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए वो एक दूसरे से इतना चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। वैसे लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड के पार्टिकल्स से कम चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेसर देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैसेस। गैसेस में सबसे कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस ही स्पेस है। अगर ज्यादा स्पेस है तुम लोगों के बीच में तो ऑब्वियसली उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है। मतलब तुम और तुम्हारा कोई नॉर्मल सा दोस्त है तो बहुत ज्यादा स्पेस है तुम दोनों के बीच में। ठीक है, तुम दोनों उतने ज्यादा क्लोज नहीं हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है तुम दोनों में। तो क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग में अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? लोएस्ट है। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसका स्पेस सबसे ज्यादा है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्पेस कम होगा, वो चिपके रहेंगे ज्यादा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा सॉरी कम है तो उनके बीच में गैप ज्यादा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके नहीं रहेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट कमिंग टू शेप। अच्छा, सॉलिड का शेप रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या है? मतलब आज अगर तुम्हारा टेबल टेबल का शेप का है तो कल वो चेयर के शेप का नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। तो मतलब वो रिजिड है, फिक्स्ड है।
और लिक्विड्स नॉट रिजिड, क्योंकि लिक्विड को हम अगर एक ग्लास में हमने पानी लिया तो उसने ग्लास का शेप ले लिया, उसी को अगर हमने एक बॉटल में डाल दिया तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, तो उसका क्या शेप फिक्स्ड हुआ? नहीं हुआ, तो वो नॉट रिजिड है। गैसेस का भी सेम केस है, उसको तुम अगर छोटे से एक डिब्बे में डालोगे तो उस डिब्बे का शेप ले लेगा, और एक बड़े से रूम में डाल दोगे तो वो बड़े से रूम का शेप ले लेगा। तो गैसेस भी रिजिड बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम मतलब वही बात है, तुम्हारा टेबल चेयर भी नहीं बनने वाला है और तुम्हारा सेंट्रल टेबल डाइनिंग टेबल भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। मतलब जितना छोटा तुम्हारा टेबल है उतना ही रहेगा, कल को बढ़ नहीं जाएगा, तुम्हारा लैपटॉप टेबल कल डाइनिंग टेबल नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम भी उसकी उतनी ही रहेगी। और लिक्विड्स देखो यार, शेप बदलता है, एक गिलास पानी तुमने एक गिलास बॉटल में डाल दिया तो उसने ग्लास से बॉटल का शेप ले लिया, पर अगर तुम 1 लीटर पानी 2 लीटर के बॉटल में डालोगे तो क्या वो 2 लीटर पूरा भर जाएगा? नहीं भरेगा, वो 1 लीटर तक ही भरेगा और 1 लीटर तक का ही शेप लेगा। इसका मतलब क्या है, दो वो शेप ले लेता है पर वॉल्यूम नहीं ले पाता कंटेनर का, वॉल्यूम उसका फिक्स्ड ही रहता है। पर गैसेस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। गैसेस अगर मैंने जैसे बोला था, एक छोटे से डिब्बे में अगर तुम उसको रखोगे तो उसका शेप भी लेगा और उसका वॉल्यूम भी लेगा, और अगर तुम उसी गैस को बड़े से रूम में डाल दोगे तो उस बड़े से रूम का वो शेप भी लेगा और वॉल्यूम भी लेगा। वॉल्यूम कैसे लेगा? उसके जो गैसेस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो और हाईली मूव करने लगेंगे और स्पीड से मूव करने लगेंगे, और उनके बीच में जो गैप है, उनके बीच में जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, वो और बढ़ जाएगा। वो जितना बढ़ेगा वो उतना ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूम कर सकता है ना। तो उसकी जो गैसेस है उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट कमिंग टू कंप्रेसिबिलिटी। नाउ कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या? कंप्रेसिबिलिटी मतलब सिमटना, ठीक है। मतलब जैसे स्पॉन्ज को हम सिमटते नहीं है, या फिर हमारा जो कोई भी चीज को जिसको सिमटा जा सके, ठीक है। तो नेग्लिजिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, सॉरी, सॉलिड्स में, ठीक है। तो क्यों है आखिर सॉलिड्स में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी? अब मान लो कि तुम एक लाइन में खड़े हो, ठीक है, और तुम्हारा जो पीछे वाला है तुम्हें कंटिन्यूसली बोल रहा है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब अगर तुम्हारे और तुम्हारे आगे वाले के बीच में स्पेस होगा तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि उस पर चढ़ जाओगे तुम, ये करना भी मत, बहुत गलत बात है, ठीक है। कोविड के टाइम में तो बिल्कुल मत करना। और हाँ, तो वही बात है, अगर तुम्हारे पास स्पेस होगा तो तुम तभी आगे बढ़ सकते हो, तभी लाइन सिमट सकती है। अगर तुम्हारे स्पेस ही नहीं होगा तुम आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, और लाइन सिमटेगी भी नहीं, लाइन कंप्रेस भी नहीं होगी, ठीक है। तो वही बात है, देखो यार, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप ही नेग्लिजिबल होता है। अगर गैप ही नहीं है तो वो कैसे सिमट सकते हैं, कहाँ हटेंगे, कहाँ सिमटेंगे वो लोग, ठीक है। एक दूसरे पे चढ़ थोड़ी सकता है, इसलिए उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट कमिंग टू लिक्विड्स में देखो सॉलिड से ज्यादा गैप रहता है तो मोर कंप्रेसिबल कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस में तो स्पेस ही स्पेस रहता है तो हाईली कंप्रेसिबल। एंड इवन गैसेस आर लाइक, हैव यू एवर हर्ड ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? या सो गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। हमारे घर पे जो कुकिंग के लिए एलपीजी आता है दैट्स आल्सो कंप्रेसिबल गैस, और जो फ्यूल्स में यूज करते हैं सीएनजी वो भी कंप्रेसिबल गैस है, उसका तो नाम ही है कंप्रेसिबल नेचुरल गैस। तो खैर हम लोग अपने घर के काम के लिए और व्हीकल्स में कंप्रेस गैस ही क्यों डालते हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी का। तो उसका आंसर वैसे तो दिया ही हुआ है पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कंप्रेसिबल होने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा वो कंप्रेसिबल हो पाएगा इसका मतलब उतनी छोटे से जगह में वो फिट हो पाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे घर पे जो सिलेंडर आता है उसमें जितना ज्यादा गैस भर पाएगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है ना, उतना दिन तुम्हारा खाना बन पाएगा, उतने दिन तुम उसको यूटिलाइज कर पाओगे। अब मान लो आज तुम सिलेंडर लेके आए परसों ही खत्म हो गया तो क्या मतलब हुआ, वहां पे तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए अ, ऐसे गैसेस को हम यूज करते हैं जो थोड़ी सी जगह पे ज्यादा गैसेस हम डाल सके जहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए, और उस ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत आसानी होती है, मतलब इतना सा गैस लेके जाने के लिए अगर मुझे 5 बड़े बड़े कंटेनर्स लेके जाना पड़े तो क्या ही मतलब है। तो ऐसे गैस ढूंढते हैं जो थोड़ी सी जगह में फिट आ जाए, तो इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। नेक्स्ट कमिंग टू डेंसिटी, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया। ऑब्वियसली दिख ही रहा है हमें कि सॉलिड्स में हाई है, लिक्विड्स में उससे कम है, और गैसेस में नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट कमिंग टू फ्लूइडिटी,
फ्लूइडिटी मतलब एबिलिटी टू फ्लो, जो चीजें फ्लो करती है, ठीक है। क्या सॉलिड्स हमारा फ्लो करता है? बिल्कुल नहीं करता है सॉलिड्स फ्लो, ठीक है। तुम्हारा टेबल बह के कहीं चला नहीं जाएगा, याद रखना। लिक्विड्स, ऑब्वियसली पानी बहता है। नाउ गैसेस, गैसेस भी हमें दिखता नहीं है पर ऑब्वियसली वो फ्लो हो रहा है, हवा आ रही है, दैट्स द फ्लो ऑफ मोशन। तो या इट आल्सो शोज फ्लूइडिटी। तो सॉलिड फ्लूइड नहीं है, लिक्विड फ्लूइड है, गैसेस फ्लूइड है। तो ये तो नोट्स तुम्हें मिल जाने वाला है। जो दो चीजें नोट्स में नहीं है वो है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस यानी कि सीएनजी और एलपीजी वाला एग्जांपल, और जो नहीं है वो है डिफ्यूजन। ओके कि जैसे मैंने बोला था लिक्विड में तीनों ही डिफ्यूज हो जाता है, गैस और गैस का डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। ये जो दो पॉइंट्स है ये नोट्स में तुम्हें नहीं मिलने वाला है, इसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है इसके बाद जाके। तो एक्सपेरिमेंट्स है कुछ, उसको भी ध्यान देना। इसके एक्सपेरिमेंट शायद उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे बट फिर भी पढ़ना, कुछ चांस हमें नहीं लेना है। 15 मिनट में तुम्हारा वीडियो खत्म हो रहा है और तुम्हें और शायद 10 से 15 मिनट और पढ़ना होगा, आधा घंटा तो तुम एक सब्जेक्ट पे दे ही सकते हो, ठीक है। तो चलो यार, बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई नो आज व्हाइट बोर्ड नहीं हुआ तो थोड़ा सा मैं भी मिस कर रही हूँ, बट हाँ ये सब चीजें व्हाइट बोर्ड में अच्छे से होती भी नहीं। तो फिर चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब चैप्टर वही है, टॉपिक नया शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।